काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। छोटा है लेकिन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, आपको कई जगह पर इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए छोटा भले ही लेकिन इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका, मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक, मध्य प्रदेश की जलवायु। तो ये जैसा आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का भौगोलिक मैप है। ठीक है, मध्य प्रदेश के इस भौगोलिक मैप में मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र दर्शाए गए हैं। ये मैप हमने पहले भी पढ़ा है और इसको मैंने विस्तार के सहित आपको पढ़ाया है। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में 7 भौगोलिक प्रदेश हैं और उन 7 प्रदेशों में जो है आपका अलग अलग प्रकार की मिट्टियां, अलग अलग प्रकार की जलवायु, ऋतुएं ये सब पाई जाती हैं। तो हम इसी को हमें समझना है। और चूंकि ये वाला जो टॉपिक है आज का हमारा, मध्य प्रदेश की ऋतुएं ये या मध्य प्रदेश की जलवायु, ये भी आपका भूगोल से ही संबंधित है, इसीलिए इस मैप का वहां पर यूज होना है। आपको इस मैप को भी वहां पर देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। आप वैसे ये मैप आपके पास में ऑलरेडी होगा, पहले भी मैं इसको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, सो मध्य प्रदेश की जलवायु समझने से पहले हम जलवायु समझते हैं कि जलवायु होती क्या है और इसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, किस चीज को जलवायु बोला जाता है और इसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है सामाजिक जीवन पर या मनुष्यों पर, जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखते हैं। सो किसी भी स्थान के मौसम, हवा, पानी आदि की सम्मिलित स्थिति जलवायु कहलाती है। ठीक है, तो यानी क्या हुआ इसका तात्पर्य कि किसी भी स्थान का मौसम किस प्रकार का है, उस क्षेत्र की हवा किस प्रकार की है, पानी क्या किस प्रकार का है, ये सब आपका जलवायु से संबंधित होता है, या इन सबके सम्मिलित रूप को ही अपन क्या बोलते हैं, जलवायु बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में एक लंबे समय तक जैसा मौसम बना रहता है या जिस प्रकार की स्थिति बनी रहती है, मौसम संबंधी स्थितियां बनी रहती हैं, वो उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर कहीं ज्यादा ठंड पड़ती है साल भर तो वो ठंडा इलाका कहलाता है, शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और यदि कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो इलाका आपका जो है गर्म इलाका कहलाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं, यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी या सर्दी पड़ती किस तरह से है ये भी हमें समझना है। सो गर्मी या सर्दी जो है आपका, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य की स्थिति के हिसाब से सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के किस क्षेत्र पर सीधे पड़ रहा है उसके हिसाब से जो है गर्मी या सर्दी पड़ती है। ठीक है, सो आप एक कल्पना करें कि जो है जो सन है, या इस तरह का तो नहीं है, खैर थोड़ा इसको चेंज करते हैं। सो अगर अपन अर्थ की बात करें और यहाँ पर अपन जो है सन की बात करें, सो अगर सूरज का प्रकाश, सूरज क्या है, बड़ा है और पृथ्वी छोटी है, तो सूरज का प्रकाश जब पड़ता है धरती पर तो वो इस तरीके से जो है निकल जाता है ऊपर और नीचे, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर सूरज का प्रकाश तेज पड़ता है और ऊपर और नीचे की तरफ उसके जो बिंदु हैं आपके पृथ्वी के, वहां पर सनलाइट उतनी तेज नहीं होती है ना। तो जो बिंदु होते हैं, सेंट्रल पॉइंट होते हैं, जिसको हम गोलार्ध बोलते हैं। एक गोलार्ध हमारा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और सबसे नीचे का जो गोलार्ध होता है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इन बिंदुओं पर सूर्य का प्रकाश उतना नहीं होता है, तो यहाँ पर गर्मी भी उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है आप लोगों को भी पता होगा, पूरी तरीके से जो है ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर सर्दी ही पड़ती है, गर्मी ज्यादातर नहीं पड़ती है, या पड़ती है तो बहुत कम मात्रा में गर्मी पड़ती है। अब अपन बात करते हैं कि पृथ्वी को हमने 3 रेखाओं में बांटा हुआ है।
वैसे हमने उसको दो अलग अलग भागों में बांटा है आपका, देशांतर रेखाओं के हिसाब से और जो है आपकी अक्षांशीय रेखाओं के हिसाब से। तो अक्षांशीय रेखाओं में पृथ्वी को हमने 3 प्रकार से बांटा है। तो कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं हमारे? जो बीच की रेखा है वो हमारी कहलाती है भूमध्य रेखा, ये सेंट्रल पॉइंट वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। इससे नीचे मकर रेखा कहलाती है और इससे ऊपर की रेखा जो है कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है। जब जैसा मैंने बताया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर नहीं पड़ता है, या पड़ता है तो बहुत कम मात्रा में पड़ता है, तो इसलिए वहां सर्दी ज्यादा होती है। सूर्य का सीधा प्रकाश जो है कहाँ पे पड़ता है? पृथ्वी के बीच के हिस्से पे पड़ता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है वहां पर जो है सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। इस वजह से इस क्षेत्र में गर्मी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जैसे है आपका, तो पृथ्वी को आप बीच वाली रेखा जो है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, यहाँ पर कौन सा महाद्वीप आता है आपका? यहाँ पर जो है आपका अफ्रीकी महाद्वीप आता है और अफ्रीकी महाद्वीप पे सबसे ज्यादा गर्मी आपकी पड़ती है। अफ्रीकी महाद्वीप के बीचों बीच से भूमध्य रेखा निकली है और यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है अफ्रीकी महाद्वीप पर। अब हम अपनी भारत की बात करें तो भारत जो है आपका भूमध्य रेखा से ऊपर है। ठीक है। कहाँ पे है? कर्क रेखा से नीचे, यहाँ से कहीं से आपका भारत चालू होता है, लगभग इसके आधे हिस्से पे जो है भूमध्य रेखा आती है, सॉरी कर्क रेखा आती है, मध्य से गुजरती है कर्क रेखा। तो हमारा भारत जो है आपका पूरी तरीके से भूमध्य रेखा से लगा हुआ नहीं है, भूमध्य रेखा से ऊपर है, उत्तर दिशा की ओर है। तो यहाँ पर उतनी तेज गर्मी नहीं पड़ती है जितनी तेज गर्मी जो है कहाँ पड़ती है? आपके दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकी देशों में पड़ती है। यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती हैं, क्योंकि भारत का आधा हिस्सा कहाँ चला गया? कर्क रेखा से ऊपर, और आधा हिस्सा कहाँ है? कर्क रेखा के नीचे भूमध्य रेखा के समीप में। तो जो हिस्सा कर्क रेखा के नीचे है यानी प्रायद्वीप का पठार, उस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ती है। यदि हम बात करें कहाँ पर, आपका हमारे दक्षिण का जो इलाका है, चाहे आपका तमिलनाडु हो या आपका मद्रास हो, आंध्र प्रदेश हो, इन राज्यों में गर्मी ज्यादा होती है अपेक्षाकृत जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन क्षेत्रों में गर्मी कम होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र क्या है आपका कर्क रेखा के ऊपर है और जो है आपका यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है। तो जो अब हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के मध्य से ही आपका जो है कर्क रेखा गुजरी है। तो जब भी सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर आता है बिल्कुल, तब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से गर्मी और सर्दी का प्रभाव होता है पृथ्वी पर। यही वजह है कि यूरोप के जितने भी ये देश हैं उन सभी में सर्दी पड़ती है, वहां पर ठंडा प्रदेश रहता है, बर्फीला मौसम होता है, चाहे वो आपका यूरोप का ब्रिटेन हो या पूरा यूरोप हो या आपका उत्तर अमेरिका का क्षेत्र हो या फिर आप रूस का क्षेत्र हो। इन सब में क्या होता है? पूरी तरीके से ठंडा प्रदेश होता है। और यदि हम भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाते हैं, वहां पे जितने भी क्षेत्र होते हैं वहां पर पूरी तरीके से क्या होता है आपका ठंडा गर्म प्रदेश है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और जो व्यक्ति का कलर होता है वो भी इसी हिसाब से होता है। ठीक है। जहाँ जिन क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होती है वहां के जो व्यक्ति होंगे या जो लोग बाग होंगे, वहां के रहने वाले होंगे, उनका कलर कैसा होगा? बिल्कुल डार्क होगा, डार्केस्ट कलर होगा आपका। यही कारण है कि अफ्रीकी लोगों का कलर पूरी तरीके से काला होता है। और जो लोग आपके बिल्कुल ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, यानी कि आपके यूरोप में रहते हैं, रूस में रहते हैं, अमेरिकी क्षेत्रों में रहते हैं या उत्तर अमेरिका के महाद्वीप पर रहते हैं, उन लोगों का कलर कैसा होता है? आपका व्हाइट कलर होता है या बिल्कुल एकदम से गोरे रखे होते हैं। ठीक है। तो व्यक्ति का कलर भी उसी के हिसाब से सेट होता है। जैसे अगर गर्मी ज्यादा होगी तो ब्लैक कलर होगा और जहाँ ठंड ज्यादा होगी वहां पर व्हाइट कलर होगा। हम अपने भारत में ही अगर देखें तो दक्षिण के क्षेत्रों पे अगर अपन जाएंगे
तो यहाँ के दक्षिण के लोगों के कलर आप लोगों ने देखे होंगे ब्लैकिश होंगे, बिल्कुल काले कलर के होते हैं वहाँ के लोग ज्यादातर, ठीक है। और यदि हम उत्तर की तरफ जितना चलते चले जाएंगे, ठीक है, हम पंजाब जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, तो वहां पर लोग उतने ही ज्यादा आपको एकदम से फेयर दिखाई देंगे। तो ये सारा जो प्रभाव है व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो किसकी वजह से पड़ता है, जलवायु की वजह से पड़ता है। तो जलवायु मानव जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है, उसके रहन सहन, उसके खान पान, इवन उसकी बॉडी कलर को भी जलवायु नियंत्रित करती है। जलवायु से ही व्यक्ति का पूरा जीवन नियंत्रित होता है कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसा उसका कैसे कपड़े पहनेगा। ये सारा प्रभाव जो है आपका किससे निर्धारित होता है, जलवायु से निर्धारित होता है। अब हम लोग हमारे कल्चर में दोनों तरह का आता है आपका। हमारा आधा देश हमारा ठंडा क्षेत्र है, आधा देश हमारा गर्म क्षेत्र है। ना तो हम पूरी तरीके से ठंडे हैं और ना पूरी तरीके से गर्म है। भारत आधा कर्क रेखा के नीचे है और आधा कर्क रेखा के ऊपर है। तो हम ना तो पूरी तरीके से ठंडा, ये नहीं बोल सकते कि हमारा देश पूरी तरीके से ठंडा है, और ना हम ये बोल सकते कि हमारा देश पूरी तरीके से गर्म है। यही वजह है कि हमारे यहाँ सब तरह की फसलें पाई जाती हैं। हमारे यहाँ वो फसलें भी होती हैं जो ठंडे क्षेत्रों में होती हैं, और हमारे यहाँ वो फसलें भी होती हैं जो गर्म क्षेत्रों में होती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ सभी तरह की फसलें पाई जाती हैं। इसी वजह से भारत भूमि सबसे समृद्ध भूमि बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह का रहन सहन, सभी तरह का खान पान पाया जाता है, सभी तरह के जो है यहाँ पर आपको आचार विचार मिलेंगे। तो ये मैंने कुछ पॉइंट जलवायु के आपको बताए कि पृथ्वी पर जलवायु किस प्रकार से प्रभाव डालती है, या पृथ्वी पर गर्मी और सर्दी का प्रभाव कैसे होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? लगता है किसी को क्वेश्चन नहीं है। अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं है तो ये मैंने आपको जो है पृथ्वी पर सर्दी और गर्मी का प्रभाव कैसे पड़ता है वो सब मैंने आपको बताया। अब मैं इसमें ही हम आज का टॉपिक लेके चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक, जैसे मैंने बताया, मध्य प्रदेश की जलवायु पर है, तो उसमें आपको पहले जलवायु के संबंध में बताना काफी आवश्यक था कि जलवायु क्या होती है, तब हम मध्य प्रदेश की जलवायु को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये आपको जलवायु के संबंध में थोड़ा बताया। अब किसी भी क्षेत्र की जलवायु उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। यानी किसी क्षेत्र की जो जलवायु है वो उस क्षेत्र के जो भी लोग रहते हैं उनका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, उस सब पर गहरा प्रभाव डालती है। क्यों डालती है ये मैंने आपको बताया ही, क्योंकि जलवायु जैसी होगी वैसी फसलें होंगी, वैसी वहां पे कैसी होगी खेती-बाड़ी होगी, जैसी खेती-बाड़ी होगी वैसे ही खान पान होगा, और वैसे ही व्यक्तियों का फिर रहन सहन होगा। आप थोड़ा सोचें कि हमारे जहाँ जो है सभी तरह की फसलें होती हैं, ठीक है, तो हम वो चीजों को खाते हैं। यदि हमारे यहाँ मसाले होते हैं, आप यूरोप में चले जाओगे वहां पे इतनी ज्यादा फसलें नहीं होती हैं जितनी ज्यादा फसलें हमारे यहाँ होती हैं, तो वो फिर जो है मांस वगैरह खाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है खाने को उतना अच्छा पदार्थ नहीं मिलते हैं जितने पदार्थ या जितनी प्रकार की फसलें हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जितने प्रकार के मसाले हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आपको यूरोप में नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, वहां अलग प्रकार की फसलें होती हैं और यहाँ पर अलग प्रकार की फसलें होती हैं। तो जलवायु व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर और सांस्कृतिक जीवन पर पूरी तरीके से प्रभाव डालती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ठीक है, और जिसका तात्पर्य होता है मौसम से, यानी मौसम, अथवा अपन उसको हिंदी में ऋतु बोलते हैं और उसको अरबी भाषा में जो है मौसम बोला जाता है, और मौसम से ही मानसून शब्द बना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का जो मैंने अभी तक आपको समझाया जलवायु के संबंध में वो सारा, उसमें आपको कोई क्वेश्चन हो या इन 3 पॉइंट में से यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
है किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है, अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं है किसी का। आज काफी लोग कम हैं? ईद बना रहे हैं लगता है कुछ लोग। वाह, चल नेक्स्ट देखते हैं हम अगली स्लाइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। अब आप मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़े। अभी मैंने आपको जो है जलवायु के संबंध में कुछ साधारण फैक्ट बताए थे। मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ते हैं अपन, तो हमारे जहाँ की जलवायु कैसी है आपकी? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ पे वर्षा वाला क्षेत्र है, जो है आपका बहुत जो है आपका ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, आपका दोनों तरह का हिसाब यहाँ पर रहता है। यहाँ पर गर्मी का स्तर अन्य भागों से अधिक रहता है। अब वो क्यों रहता है? क्योंकि मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा निकली है, और जब भी सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है उस टाइम पर इस क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। कर्क रेखा की उपस्थिति के कारण अधिक गर्मी पड़ती है एवं बारिश भी अधिक होती है। इसी वजह से मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु कही जाती है। यानी कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश की मध्य से निकली है, और सूर्य जब भी जो है कर्क रेखा के ऊपर आता है तब जो है यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बारिश भी इस क्षेत्र में फिर ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होता है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून आपका एक्चुअल में हमारे देश में भारत में जो वर्षा होती है वो दो अलग अलग क्षेत्रों से वर्षा होती है, दो अलग अलग प्रकार के मानसूनी क्षेत्रों से वर्षा होती है, ठीक है। तो इसको जो है आपका ये दोनों क्षेत्रों से, कौन कौन से क्षेत्रों से वर्षा होती है हमारे यहाँ? एक होती है अरब सागर के क्षेत्र से वर्षा होती है, और एक होती है आपकी बंगाल की खाड़ी के द्वारा वर्षा होती है। तो यदि हम भारत के मैप की बात करें, जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बना के बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। तो एक तो हवाएं इस तरह से आती हैं जो कि वर्षा लेके आती हैं, ठीक है, केरल से प्रवेश करती हैं, और एक बंगाल की खाड़ी इस तरफ पड़ती है, तो एक हवाएं उत्तर पूर्व से हवाएं आती हैं जो कि वर्षा लेकर के आती हैं। तो ये दोनों हवाएं, अब चूंकि मध्य प्रदेश बीचों बीच में है आपका, तो इस तरफ से भी वर्षा होती है और इस तरफ से भी वर्षा होती है, दोनों तरफ से वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में वर्षा कहाँ से होती है? आपका दक्षिण पश्चिम में अरब सागर की तरफ से वर्षा होती है, और आपका मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में वर्षा उत्तर पूर्वी हवाओं की तरफ से यानी कि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र की तरफ से जो है हवा चलती है, उस टाइम पर वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में दोनों क्षेत्रों से वर्षा होती है, ये मध्य प्रदेश की विशेषता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है क्या किसी प्रकार का? यदि कोई चीज, सर, हाँ बोलिए। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में ये जो मैंने अभी आपको बताया, माइक ऑफ कर लें फिर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो गर्मी पड़ती है वो सूरज की किरणों के द्वारा पड़ती है, कि वो किस क्षेत्र में आपका सूरज की किरणें पड़ रही हैं। तो सूरज की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो भूमध्य रेखा से, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि मकर रेखा से और कर्क रेखा तक के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है ना। आप समझो इस चीज को कि जैसे ये आपका धरती है, तो ये बीच में आपकी रेखा है, इसको भूमध्य रेखा बोलेंगे। इसके ऊपर कर्क रेखा और इसके नीचे मकर रेखा, और ऊपर का पॉइंट क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का पॉइंट क्या है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब यदि इस पर जो है सनलाइट पड़ती है
तो ये जो क्षेत्र है आपका बीच का, ये वाला मकर रेखा से कर्क रेखा तक का क्षेत्र, इन पर सबसे ज्यादा सूरज की किरणों का प्रभाव पड़ता है और यही वजह है कि इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, जो ऊपर का पॉइंट है और नीचे के क्षेत्र है, इनको शीतोष्ण क्षेत्र बोला जाता है। इनमें इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश उतना ज्यादा नहीं होता है, इस वजह से जो है गर्मी भी नहीं पड़ती है और सर्दी वाला ये क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और एक होता है आपका शीतोष्ण क्षेत्र। कैसा क्षेत्र होता है आपका? शीतोष्ण। इन तीन रेखाओं में भी सबसे ज्यादा गर्मी कहां पे पड़ती है? बीच वाली रेखा पे। ये आप इसको ऐसे एक इमेजिन करके देखो, एक बॉल है। ठीक है, तो बॉल आपकी छोटी है, हम उसको अर्थ मान लेते हैं, पृथ्वी है बॉल, और सामने हम टॉर्च का प्रकाश उस पर देंगे तो टॉर्च का प्रकाश सबसे ज्यादा कहां पे पड़ेगा? बॉल के बीचों बीच वाले भाग पर, उसके ऊपर के पॉइंट पर या नीचे के पॉइंट पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो गोल है, वहां से प्रकाश टकरा करके निकल जाएगा, ऊपर को पास कर जाएगा, उन पॉइंट्स पर इतना ज्यादा जो है लाइट नहीं पड़ेगी। जो बीच का क्षेत्र है बॉल का, उस पर प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो यही कारण है कि जो बीच का क्षेत्र होता है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का क्षेत्र, उनमें गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है और वो पूरा क्षेत्र आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इसके ऊपर और नीचे का जो इलाका है वो शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है, वहां पर जो है आपका सर्दी ज्यादा पड़ती है। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? सर हाँ बोलिए। सर ये कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब होता है? कर्क रेखा पर सूर्य आपका 23 सितंबर को होता है। ठीक है, और अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। 23 सितंबर को होता है, जिस दिन अपने यहाँ सबसे ज्यादा जो है आपका बड़ा दिन होता है, जिसको बड़ा दिन बोलते हैं ना अपन, बड़ा दिन है आज, सबसे लंबा दिन होता है वो वाला। तो वो दिन आपका जो है कर्क रेखा पर सूर्य आता है लंबा, 23 सितंबर ही है जहां तक है। कर्क रेखा पर जो सूर्य आपका लंबवत होता है। ठीक है, बड़ा दिन तो सर 25 दिसंबर को होता है वैसे। वो तो बड़ा दिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्रिसमस है ना। अच्छा। 23 सितंबर सबसे बड़ा लंबा दिन होता है घंटों के हिसाब से। ठीक है, घंटों के हिसाब से 23 सितंबर, और अपन आगे आएगा वो पढ़ने को, अपने को डेट जहां तक मुझे याद है 23 सितंबर ही है एग्जैक्ट डेट उसकी। ठीक है, अच्छा अब इसमें गर्मी बढ़ती और घटती कैसे, ये तो मैंने पढ़ने का बताया आपको, पढ़ती है आपकी। ठीक है, आप लोगों ने संक्रांति सुनी होगी। संक्रांति कब मनाते हैं अपन लोग? किसी को डेट याद है संक्रांति कब मनाते हैं? 14 जनवरी। 13 जनवरी। 14 जनवरी। हम 14 जनवरी मान लेते हैं, एक फिक्स डेट सी आती है उसकी। उसको मकर संक्रांति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मकर संक्रांति। अब मकर संक्रांति पे होता क्या है आपका? मकर संक्रांति पे सूर्य जो है मकर रेखा से क्रॉस करके ऊपर की ओर चलना चालू कर देता है। ठीक है, उत्तर दिशा में सूर्य उत्तरायण हो जाता है, उसको बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। और सूर्य उत्तर दिशा में चलता जाता है तो गर्मी उत्तर दिशा में बढ़ती चली जाती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ 14 जनवरी के बाद गर्मी का मौसम आना चालू हो जाता है। ठीक है, 14 जनवरी के बाद में आप देखोगे धीमे धीमे ठंड कम होती चली जाएगी और सर्दी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तरायण होना चालू हो जाता है और ऊपर की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। और हमारा भारत जो है आपका यहाँ पे है, कर्क रेखा के बीचों बीच में भारत है आपका। तो जैसे जैसे सूर्य ऊपर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारे यहाँ गर्मी आती चली जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ जाता चला जाएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी भारत में। ठीक है, आया समझ में ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की? हाँ, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया हो समझ में फिर पूछ लेना, कोई परेशानी नहीं है। कुछ पॉइंट और आगे क्लियर होंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित है। राज्य में भारत मौसम विभाग का एकमात्र कार्यालय कहां पे स्थित है? इंदौर में स्थित है। ये मैंने आपको बताया ही था, पहले भी बताया था। भारत मौसम विभाग या एकमात्र ऋतु वैधशाला कहां पे स्थित है अपने मध्य प्रदेश में? तो इंदौर जिले में स्थित है। ये मैं पहले भी आपको ये पॉइंट बता चुका हूं। वर्ष 2013 में उज्जैन के डोंगला में मध्य प्रदेश की पहली
अत्याधुनिक वेधशाला का निर्माण किया गया है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपका करंट का ही है। 2013 में उज्जैन के डोंगला में मध्य प्रदेश की पहली अत्याधुनिक वेधशाला यानी कि जहां से ऋतुओं का अध्ययन किया जा सके, मौसम विज्ञान का अध्ययन किया जा सके, उसका जो है केंद्र स्थापित किया गया है 2013 में। ठीक है, सो ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। इस वेधशाला का जो नामकरण है वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आचार्य बाहेरमेर के नाम पर किया गया है। ये आचार्य बाहेरमेर के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया है इस वेधशाला का। ठीक है, और ये वेधशाला उज्जैन के डोंगला में स्थित है। मध्य प्रदेश में सामान्यतः औसत वर्षा 113.2 सेंटीमीटर तक होती है, 113.2 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, सो ये समझ में आया होगा आपको। ये पॉइंट सामान्य से पॉइंट थे। ठीक है, यदि इनमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप पूछें। मैंने पहले जो बताया उनमें कोई क्वेश्चन नोट कर लो इसको, है ना, बड़ा में है नाम इनका। सो ये मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कुछ साधारण फैक्ट मैंने आपको बताए। कैसे गर्मी पड़ती है, कैसे सर्दी पड़ती है, वो मैंने आपको बताया। सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी का कैसे आना होता है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, आप इनको नोट कर लें और फिर अपन जल्दी से अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बता दें और आपको इसको छोड़ें, है ना, ये हो गया होगा आपको। हाँ बोलिए सर। एक दिन तो आपने 170 सेंटीमीटर बताया था ना औसत वर्षा? नहीं, औसत वर्षा है ये कब बताया था मैंने? 170 सेंटीमीटर ये बताया होगा, अधिकतम बताया होगा, ऐसा कुछ बताया होगा। सर ये तो पूरे मध्य प्रदेश की है, वो किसी एक भाग की थी। हाँ, किसी क्षेत्र की बताई होगी मैंने, हो सकता है 100 सेंटीमीटर मालवा की बताई होगी या किसी की भी बताई होगी, अभी आ जाएगी आपकी किस क्षेत्र की थी। ये औसत वर्षा ये पूरे मध्य प्रदेश की है, ये है ना, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की नहीं है। मैंने बताया था, मुझे याद आ गया, मैंने आपको जब मैं पठार पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने किसी क्षेत्र की बताई थी कि औसत वर्षा इतनी होती है। अब वो चाहे मैंने किसी की भी बताई हो, मालवा की बताई हो या उसकी बताई हो, जहां तक मुझे मालवा की बताई थी मैंने, तो पर्टिकुलर मालवा की थी। लेकिन अभी अपन बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो पूरे मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 113 सेंटीमीटर होती है आपकी। मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मिलाकर के उसकी औसत वर्षा 113 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन, इसको हटाता हूं मैं। अब मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र, अभी मैंने आपको जलवायु के संबंध में बताया कि जलवायु क्या होती है, कैसे प्रभाव डालती है जलवायु मानव जीवन पर, वो सारे फैक्ट मैंने आपको क्लियर किए। अब मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है ये हम देखते हैं। सो मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर जो है आपका 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को? जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 4 भाग हैं, जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के? तो उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिणी क्षेत्र। ये जलवायु के आधार पर हमने मध्य प्रदेश को जो है 4 भागों में बांटा है। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठारी क्षेत्र, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिण का क्षेत्र। ये 4 भाग हैं मध्य प्रदेश में जो जिनके आधार पर जो है जलवायु के आधार पर जिनको बांटा गया है। सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस डायग्राम का, फिर मैं इन चारों को एक एक करके समझा देता हूं आपको, है ना। इनके फैक्ट में बतला देता हूं, इनके संबंध में जो पॉइंट हैं उनको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग से क्या तात्पर्य है उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सो मध्य प्रदेश का उत्तर का यह क्षेत्र गंगा तथा यमुना नदी के मैदानी भाग से लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि गंगा यमुना के मैदान से लगा हुआ क्षेत्र है। कौन सा?
अपने उत्तर का, अपन उत्तर की बात करें तो कौन से जिले, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अपना ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, ये पूरा क्षेत्र जो है उत्तर के मैदान से लगा हुआ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की जलवायु में गर्मी के मौसम में गर्मी अधिक पड़ती है और सर्दी के मौसम में सर्दी अधिक रहती है। ये इस क्षेत्र की विशेषता है कि जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा पड़ती है और जब सर्दी पड़ती है तब वो भी बहुत ज्यादा पड़ती है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र भी यहीं पर है और मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र भी यहीं पर है। यानी जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वो इलाका भी यही है और जहां पर सबसे ज्यादा ठंड रहती है वो इलाका भी यही है। ठीक है, तो गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में जो है यहाँ पर अधिकता रहती है। इस क्षेत्र में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री तक रहता है। ये अधिकतम है, औसत नहीं है, ये ध्यान में रखना। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इस क्षेत्र का कितना रहता है आपका, 46 से 47 डिग्री के मध्य रहता है इस क्षेत्र का अधिकतम तापमान। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो नीमच, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, छतरपुर, पन्ना, सतना, ये सब जो है आपका उत्तरी जो क्षेत्र है भारत का, मध्य प्रदेश का उत्तर या उत्तर पश्चिमी जो इलाका है वो पूरा इलाका उत्तर के मैदानी भाग से लगा हुआ क्षेत्र, जो जिसको अपन ने मध्य भारत का पठार जो पढ़ा था वो वाला पूरा इलाका आपका इस क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, उत्तर के मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर के मैदानी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी यहाँ पर वर्षा जो है बहुत कम होती है कुछ इलाकों में। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे अधिक गर्मी वाला क्षेत्र भी यही है, सबसे अधिक सर्दी वाला क्षेत्र भी यही है और सबसे जो है कम वर्षा जहाँ पे होती है, जहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, वो वाला इलाका भी यहीं पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और आप इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और यदि कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो वो मेरे से पूछे, नहीं तो फिर अपन आगे अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं। सर इसमें शिवपुरी जिला कैसे दे दिया? क्यों भैया, क्यों नहीं दे सकते? सर शिवपुरी में तो ठंड ज्यादा पड़ती है, इतनी गर्मी कहाँ पड़ती है? अपनी शिवपुरी पूरी तरीके से नहीं है, जैसे मैं पहले ही बताया था कि शिवपुरी का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसका कुछ इलाका इस क्षेत्र से लगा हुआ है, तो जो इलाका इस क्षेत्र से लगा हुआ है वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है। हर पूरी शिवपुरी में ठंड नहीं रहती है ना। और ऐसा नहीं कि शिवपुरी में सबसे ज्यादा ठंड रहती है, सबसे ज्यादा ठंड तो आपका शिवपुरी से भी ज्यादा ठंड आपका मुरैना में और दतिया वगैरह में ज्यादा ठंड रहती है शिवपुरी से भी, है ना। एक टाइम था जब शिवपुरी में बहुत ज्यादा ठंड रहती थी और शिवपुरी को जो है मिनी शिमला के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो है वो नहीं है टाइम। हमारे यहाँ से पेड़ों का सफाया कर दिया गया है, ज्यादातर जंगल नष्ट कर दिए गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है सर्दी की अपेक्षा। ठीक है, सो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड को बतलाता हूँ आपको। अब मालवा का पठार, ये मैंने आपको उत्तर के मैदान के संबंध में बताए। ठीक है, फैक्ट, औसत अधिकतम मैंने बताया, न्यूनतम वर्षा कितनी होती है वो मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। मालवा के पठार के संबंध में देखते हैं। मालवा के पठार की जलवायु, स्लाइड पीछे कर सर हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि सबसे अधिक गर्मी भी यही पड़ती है, सबसे अधिक सर्दी भी पड़ती है, वो एरिया कौन सा है? जब अपन ऋतु में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा गर्मी और सर्दी कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में होती है ना। बाकी वैसे मैं बता देता हूँ कि सबसे गर्म जो इलाका माना जाता है, अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर जो नोट किया गया है, ये माइक बंद कर रहे हैं अपन। जो हाईएस्ट टेम्परेचर नोट किया गया है अभी तक का, वो गंजबासौदा में नोट किया गया है। ठीक है, 48 पॉइंट कुछ टेम्परेचर विदिशा जिले का गंजबासौदा। और जो लोएस्ट टेम्परेचर है आपका वो मुरैना में नोट किया गया है, मुरैना के अंदर। ठीक है,
और जो सबसे कम वर्षा जहाँ पे होती है वो भिंड है। भिंड की गोहद तहसील में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, वहाँ पे सबसे कम वर्षा का क्षेत्र उसमें नोट किया गया है। मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा उस क्षेत्र में नोट की गई है, अभी तक की सबसे कम वर्षा। ठीक है, तो ये सर आपको मुरैना का कितना है? न्यूनतम टेम्परेचर नोट किया गया है अभी तक का 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री। हाँ जी। सर 9 तो अपनी शिवपुरी का ही है। हाँ तो 9 होगा, 9 में और 4 और में तो गंजवा अंतर है ना। 48.9 है। क्या शिवपुरी गंजवा का? सौदा का नहीं, गंजवा सौदा का 48.9 हाँ वही है। तो बोला, 48 पॉइंट कुछ है आपका, 9 है या जो भी है, 48 पॉइंट है, जो कि अधिकतम टेम्परेचर नोट किया गया है अभी तक का। ठीक है, तो सर ये जो अब तक पिछले 2 साल पहले तक शिवपुरी आती थी 9 डिग्री पे, तो अब वो उसकी जगह मुरैना हो जाएगा। हाँ मुरैना का 4 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है सबसे कम सर्दी के मौसम में। ठीक है सर। और आपका अभी एक और इसमें फैक्ट है, जो मैंने आपको बताया कि गंजवा सौदा वो अधिकतम है अभी तक का नोट किया गया टेम्परेचर, जबकि हाँ लास्ट तो ईयर वो की तो जबकि हम लास्ट ईयर की बात करें तो शायद बड़वानी यानी खरगोन जिला है, उसका टेम्परेचर 2019 में सबसे ज्यादा था, 46 दशमलव कुछ था 2019 में बड़वानी या खरगोन का टेम्परेचर। अब वो अपन देखेंगे आगे, कहीं ना कहीं नाम आएगा उसका, तो उसमें बताया गया होगा आपको, है ना। अभी अपन उसको जब ऋतु में पढ़ेंगे तब मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। अभी अपन ये अभी क्षेत्र कंप्लीट कर लें। तो मैंने आपको उत्तर का मैदान बताया, अब मैं आपको मालवा का पठार बता रहा हूं। ठीक है, सो मालवा के पठार की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है। अब ये क्या होता है आपका, समशीतोष्ण का मतलब होता है ना तो पूरी तरीके से गर्म और ना पूरी तरीके से ठंडी, यानी कि यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है, समान रहता है आपका हिसाब किताब। ठीक है, ना तो बहुत ठंडा क्षेत्र होता है, ना गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। चीनी यात्री फायान के अनुसार मालवा की जलवायु विश्व की सर्वोत्तम जलवायु है। ये पॉइंट मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि चीनी यात्री फायान ने आपका विश्व की सर्वोत्तम जलवायु बताया है मालवा की जलवायु को। इस क्षेत्र की ज्यादातर वर्षा अरब सागर की मुंबई शाखा के द्वारा होती है, यानी कि इस क्षेत्र में जो ज्यादातर जो वर्षा होती है आपकी वो अरब सागर की मुंबई शाखा के द्वारा होती है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान में रखना कि अरब सागर जो है उसकी 3 शाखाएं हैं, एक है आपकी केरल शाखा, एक है मुंबई शाखा और एक है आपकी गुजरात की शाखा। ठीक है, तो अगर अपन एक मैप बनाए, ये पूरा मैप है मान लो। ठीक है, सो हवाएं कहां से चलती हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से चलती हैं, इस तरफ से चलती हैं। तो कहां पे सबसे पहले टकराती हैं, आपके केरल में आती हैं सबसे पहले। मानसून कहां पे आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, केरल में आता है सबसे पहले। लेकिन अपने यहाँ जो वर्षा पड़ती है तो वो अपने यहाँ, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा अरब सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केरल है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका बॉम्बे है इस जगह पर, और यहाँ पे आपका क्या है, सौराष्ट्र या गुजरात है आपका। तो 3 शाखाएं हो गई अरब सागर की। आपकी कौन सी हो गई, केरल वाली शाखा, मुंबई वाली शाखा और गुजरात वाली शाखा। तो हमारे यहाँ जो बरसात होती है वो कहां से होती है, मुंबई वाली शाखा से होती है। जो हवाएं इस तरफ से आती वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर पाती हैं। ये वाली जो हवाएं आपकी, ये हवा तो आपका दक्षिण के इलाकों में बरसात ज्यादा करती है, यानी कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में बरसात इस शाखा से होती है। और इस अपने यहाँ जो बरसात होती है वो किससे होती है, आपकी अपने यहाँ जो बरसात होती है वो मुंबई शाखा से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो मैंने 2 तरफ से हवाएं बताई आपकी, एक तो अपने यहाँ बरसात कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, और एक कहाँ से होती है अपने यहाँ बरसात, उत्तर से आती है जो हवा, वो हवा आपकी आके मध्य प्रदेश में बरसात करती है पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, मुंबई शाखा, केरल शाखा और गुजरात शाखा अरब सागर की 3 शाखाएं हैं। ठीक है, जो बरसात करने के लिए उत्तरदायी हैं। अब आगे देखते हैं अपन इसमें, मालवा के पठार के पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी से अधिक और पश्चिमी भागों में कम वर्षा होती है। क्या होगा,
भाई ये माइक किसने चालू किया? सो मालवा के पठार के पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से अधिक वर्षा होती है, और जबकि जो पश्चिमी भाग होता है आपका, उसमें वर्षा कहाँ से होती है, इसमें गलत टाइप हो गया, उसमें वर्षा आपकी जो मुंबई शाखा है वहां से वर्षा होती है। तो मालवा का क्षेत्र काफी बड़ा है। इसके पूर्व में जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र की तरफ से, यानी कि पूर्व दिशा की ओर से उत्तर पूर्व की जो हवाएं चलती हैं वहां से बरसात होती है। और पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें बरसात कहाँ से होती है, जो मुंबई शाखा से जो हवाएं आती हैं वो आपका जो है बरसात करती हैं। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 42 डिग्री तक रहता है, और शीत ऋतु में न्यूनतम 20 डिग्री तक रहता है, यानी ना ज्यादा ठंड और ना ज्यादा गर्मी। मैक्सिमम 42 और न्यूनतम जो है आपका 20 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है मालवा के पठार पर रहता है। ठीक है, कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन इससे संबंधित यदि आपका कोई कंफ्यूजन हो तो वो मेरे से पूछे, है ना। फिर अपन अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, यदि कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर अभी आपने क्या बताया सर, पूर्व उत्तर पूर्व दिशा से हवा चलती है? हाँ, मैंने ये बताया कि जो बरसात होती है अपने भारत के अंदर वो दो तरफ की हवाओं से होती है। ठीक है, एक तो होती है दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, और एक होती है उत्तर पूर्वी हवाओं से। दो तरफ की हवाओं से अपने यहाँ भारत में बरसात होती है। आया समझ में? तो दक्षिण, हाँ सर बंगाली, हाँ बोलिए। बंगाली खाड़ी से उत्तर पूर्व से कैसे होगी सर? क्यों, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है? पूर्व दिशा में ही तो है बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पूर्व में है ना सर? नहीं नहीं, हेलो सर। हाँ, बंगाल की खाड़ी जो है उत्तर, तो वो आपकी पूर्व दिशा में है। बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल की तरफ है ना, उत्तर आपकी पूर्व दिशा में है ना। तो पूर्व दिशा से वो पानी, जब हवाएं चलती हैं, हिमालय की जो हवाएं होती हैं आपकी, हिमालय से जो हवाएं आती हैं, यानी वो उत्तर दिशा हो गई आपकी। हिमालय से जो हवाएं आएंगी वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से निकलती हैं, और वहां से पानी को लेकर के वो ला करके अपने तटीय क्षेत्रों में और मध्य के क्षेत्रों में पानी बरसाती हैं। ठीक है, आया समझ में? और दक्षिण पश्चिम में कहां से पानी लेके आती हैं हवाएं, जो अरब सागर है वहां से लेके आती हैं, है ना। यदि अपन ये नक्शा देखें, फिर से नक्शा बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसा कुछ है। तो ये हो गया आपका पश्चिमी इलाका, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यहां से हवाएं आती हैं ऐसे, और उत्तर ये हो गया और पूर्व ये हो गया। तो हवाएं कहां से चलती हैं, इस तरह से आती हैं। ठीक है, ये मध्य भाग में और जो तटीय क्षेत्रों में बरसात करती हैं ये हवाएं आपकी। ठीक है, आया समझ में? और एक हाँ बोलिए सर। लेकिन मैंने मतलब मुझे जहाँ तक याद है उत्तर पूर्व की हवाएं ओनली तमिलनाडु की मालाबार तट पर टकराती हैं। हाँ, उत्तर पूर्व की हवाएं जो है सबसे ज्यादा बरसात तमिलनाडु के मालाबार तट पे करती हैं, लेकिन वो जो है आपकी सीधा मालाबार तट से टकराती हैं, तब वहां पर सबसे ज्यादा बरसात करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और जो क्षेत्र है वहां पे बिल्कुल नहीं करती हैं। बरसात होती है, उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी ज्यादा मालाबार तट पे होती है। मालाबार तट से सीधी वो हवाएं टकराती हैं आकर के तमिलनाडु के, और सबसे ज्यादा बरसात उन क्षेत्रों में होती है उत्तर पूर्व की हवाओं से। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। भारत के अंदर जो बरसात होती है वो तीन जगह से होती है। एक हो गया दक्षिण पश्चिमी हवाएं, जिसमें सबसे ज्यादा बरसात होती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बरसात किन हवाओं से होती है? दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है, जो कि अरब सागर से बह के आती है। एक होती है हमारे यहाँ बरसात भारत में आपका उत्तर पूर्वी हवाओं, जो कि बंगाल की खाड़ी से बह करके आती है। और एक हवा हमारी चलती है जो कि आपका पश्चिमी दिशा से आती है आपकी, ठीक है, जिसको जेट पवने बोलते हैं। और वो बरसात करते हैं कहाँ पे? पंजाब के क्षेत्रों में, आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में जो बरसात होती है आपकी वो
वो बरसात आपकी कहाँ से होती है, पश्चिम की जेट हवाओं से वो बरसात होती है। तो इस तरीके से 3 अलग अलग तरह से बरसात होती है। तो ये जो बरसात है आपकी पश्चिम की तरफ से आती जेट हवाओं वाली बरसात, वो हमारे यहाँ नहीं होती, यानी मध्य प्रदेश में नहीं होती। हमारे यहाँ जो बरसात होती है वो किस किस से होती है, या तो उत्तर पूर्वी हवाओं से होती है या दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। ये भूगोल है, और जैसा मैंने बताया कि भूगोल कल्पनाओं का विषय है। आप जितना अच्छा कल्पना करके समझने की कोशिश करोगे उतनी ही अच्छी आपको समझ में आएगी, और बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। यदि आप इसको मन लगा के पढ़ा जाए तो बहुत सी नई चीजें जानने को मिलती हैं, कैसे बरसात होती है, कैसे गर्मी पड़ती है, कैसे सर्दी पड़ती है, सारी चीजें इसमें क्लियर होती हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको जहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अपन अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। इस क्षेत्र की कैसी जलवायु होती है वो हम देखते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु सम जलवायु होती है, यानी समशीतोष्ण जलवायु ही होती है, जैसी मालवा की होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी नहीं पड़ती, अत्यधिक गर्मी, ये नहीं, ये काट देना, ये नहीं आपको गलत है। इसमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी नहीं पड़ती है, शीत ऋतु में अधिक सर्दी नहीं पड़ती है। यानी कि जैसी जलवायु आपका मालवा के क्षेत्र में है, वैसी ही जलवायु आपकी जो है किन क्षेत्रों में है, आपका विंध्यन पर्वत की श्रृंखलाओं पर भी वैसी ही जलवायु होती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का तापमान 42 से 45 डिग्री तक रहता है, और शीत ऋतु में जो जनवरी माह का तापमान है आपका कुछ क्षेत्रों में 4 डिग्री तक चला जाता है। इस क्षेत्र में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से बरसात होती है, यानी अरब सागर से भी बरसात होती है, बंगाल की खाड़ी से भी बरसात होती है। पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है, क्योंकि पूर्व क्षेत्र में चक्रवाती वर्षा का प्रभाव रहता है। यानी कि जो पश्चिमी इलाका है वहां पे बरसात कम होती है, और पूर्वी इलाके में बरसात ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे चक्रवाती बरसात रहती है आपकी, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं, और वहां पे आपके तूफान वगैरह आते रहते हैं उन क्षेत्रों में, तो वो पूरा असर अपने यहाँ भी पड़ता है, और इसी वजह से उन क्षेत्रों में बरसात ज्यादा होती है। अभी आपने सुना होगा उड़ीसा में तूफान आया था काफी तेज, तो वो जो चक्रवात है या जो तूफान आते हैं बंगाल में, उड़ीसा में, उनका असर कहीं ना कहीं अपने मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर पड़ता है, क्योंकि वहां से वो सीमा ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, वहां से लगा हुआ क्षेत्र, तो हवाएं जो है उस तरफ भी असर अपना डालती हैं, इसी वजह से वहां पर बरसात ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको विंध्यन पर्वत श्रृंखला की समझ में आई, कोई परेशानी इसमें? सर इसमें गर्मी और सर्दी का क्या बताया था? हाँ जी, इसमें गर्मी और सर्दी का क्या बताया था? मतलब गर्मी और सर्दी से फर्स्ट पॉइंट आपने अत्यधिक कटौती। हाँ, इसमें मैंने ये बताया था कि सम जलवायु रहती है आपकी, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी नहीं होती है, शीत ऋतु में अत्यधिक सर्दी नहीं होती है, ये बताया था मैंने। तो सर बहुत तो है 42 से 45 डिग्री, और शीत ऋतु में 4 डिग्री, और क्या चाहिए सर? कुछ इलाकों में है, ये सब में नहीं है। जो उत्तरी क्षेत्र है उनमें आपका इतना ठंडा इलाका हो जाता है आपका, जैसे इसमें जो जिले आपके आ जाते हैं ऊपर की तरफ, है ना, छतरपुर है आपका, या टीकमगढ़ वगैरह क्षेत्र है, दतिया, उन तरफ ये आपका टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है। और जो इलाके आपके पूर्व की तरफ या दक्षिण की तरफ है इस क्षेत्र के, उसमें इतनी ज्यादा ठंड नहीं रहती है ना। तो सर ये सम जलवायु कैसे हुई सर? सम जलवायु इसीलिए क्योंकि ये मालवा से लगा हुआ क्षेत्र है ना, इसी वजह से बताया कि ये सम जलवायु वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, ये बताया है इसमें। चलो, ये स्लाइड समझ में आई, और कोई क्वेश्चन है इसमें किसी प्रकार का इसके अलावा? एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं अगला और बता दूं आपको। अब अगला और अंतिम जो क्षेत्र है वो है आपका नर्मदा सोन घाटी,
या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जिसको बोला जाता है आपका, उसको देखते हैं अपन। सो नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, और क्वेश्चन भी बन भी सकता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है। तो नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है। समानांतर का मतलब क्या होता है कि कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है आपकी, ठीक है, और इसके नीचे से कौन सी नदी बह रही है आपकी, नर्मदा नदी बह रही है। तो नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कर्क रेखा के सबसे करीब होने के कारण इस क्षेत्र में गर्मी अत्यधिक रहती है, ठीक है, और वर्षा का औसत भी यहाँ पर ज्यादा होता है, जो कि 125 से 150 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। यानी कि ये जो इलाका है यहाँ पे कर्क रेखा के काफी समीप है, इस वजह से यहाँ पे जो है गर्मी भी आपकी ज्यादा पड़ती है और बरसात भी आपकी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा होती है। यह मध्य प्रदेश का यह इलाका सबसे गर्म क्षेत्रों में आता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान एवं आर्द्रता की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में उमस भरी गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर भले ही ज्यादा ना होता हो, लेकिन गर्मी जो पड़ती है वो उमस वाली गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये एक तो आपका पूरा नदी वाला क्षेत्र है आपका, और नर्मदा सोन घाटी पूरा आपका नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस वजह से यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है वो कैसी रहती है, उमस वाली गर्मी रहती है। इस क्षेत्र में स्थित ऊंची पहाड़ियों की वजह से इस क्षेत्र में बरसात अधिक होती है, ठीक है। काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं आपकी क्षेत्र के अंतर्गत। तो सतपुड़ा पर्वत पूरा आपका इसी क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि ये पूरा इलाका मिलाकर के, अकेली नर्मदा सोन घाटी नहीं है इसमें, नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण में क्या आ जाता है, पूरा सतपुड़ा पर्वत आ जाता है। तो सतपुड़ा पर्वत से टकरा करके हवाएं अपना सारा पानी जो है इस क्षेत्र में गिरा देती हैं, इस वजह से जो है यहाँ पर बरसात ज्यादा होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पचमढ़ी में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है, जिसको अभी तक अधिकतम 215 सेंटीमीटर तक दर्ज किया गया है। मतलब पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है, कितना, 215 सेंटीमीटर इसको अधिकतम वर्षा को दर्ज किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। सबसे कम वर्षा मैंने बताया था आपको भिंड जिले के गोहद में मात्र 55 सेंटीमीटर, और सबसे अधिक वर्षा मैंने आपको बताया कहां पर, पचमढ़ी में, कितना, 215 सेंटीमीटर तक आपका यहाँ पे बरसात होती है। और पचमढ़ी आपका जो है कहाँ पे होता है आपका, जो है इसी क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आता है, होशंगाबाद जिले में, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको कुछ बताए हैं। यदि इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो आप मुझे को बताएं, है ना। यदि कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो फिर मैं जो है अगला बताऊं। बताओ, कोई क्वेश्चन है क्या इससे संबंधित? नहीं है, हाँ। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताएं, अभी जो है 9 बजे हैं, अभी कुछ स्लाइड्स और बची हैं, तो अभी कंप्लीट कर देंगे, कल करें उनको? सर कर हाँ हाँ, ऐसा करते हैं, कल ही करेंगे। ऐसा करते हैं अपन लोग कि कल क्लास रख लेते हैं संडे को, और मंडे की छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है। मंडे को मंडे की छुट्टी कर लेते हैं और कल के दिन क्लास रख लेते हैं, संडे के दिन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कल कंप्लीट कर लेंगे, उसमें जो भी टॉपिक बच गए हैं अपने उन्हें, है ना। और मुझे अगला चैप्टर भी चालू करना है, मध्य प्रदेश की नदियां, उसको भी मैं कल थोड़ा सा चालू करवाऊंगा।